हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास। हमारी ये जो कक्षा है, वो डेली सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। हमारी इस कक्षा के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहले भाग में हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर करते हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरे भाग में आज का दिन किस मायने में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, तो वो सब घटनाएं कवर करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं। आज 25 जून के दिन आप सभी का स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। इस पीडीएफ के साथ आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। जितनी भी क्लासेस आज तक इस सुप्रभात सीरीज की हुई हैं, सभी की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी हैं, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल, हिप्पी, शेयर चैट, जोश एटसेट्रा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से आप हमें डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, तो कृपया करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। यदि आप क्विज कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अपने यूट्यूब पे जाइए। वहां पर आपको कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप कम्युनिटी बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 की तरफ। डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। नाम से ही पता चल गया होगा, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की न्यूज़ हम कवर करेंगे और उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सीनियर मिनिस्टर्स टेक ओथ एज मेंबर्स ऑफ 18th लोकसभा। आप सभी को पता है, हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए हैं। 18वीं लोकसभा का गठन भी हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल की शपथ ले चुके हैं और कल इन्होंने अपने साथी कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ लोकसभा में शपथ ग्रहण की थी। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक द ओथ इन हिंदी एमिड स्लोगन ऑफ जय श्री राम रेज्ड बाय मेंबर्स ऑफ ट्रेजरी बेंचेस। Prime Minister Narendra Modi and members of his Council of Ministers, including Rajnath Singh, Amit Shah, took the oath as member of 18th Lok Sabha as its first session on जून 24। तो जैसे कि आपको पता है, कल 24 जून थी और 24 जून के दिन हमारी 18वीं लोकसभा का पहला सेशन शुरू हुआ। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून 2024 को संपन्न हुआ और इसमें सभी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने शपथ ली और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने साथी कैबिनेट मिनिस्टर्स का सभी जो भी उस लोकसभा में थे उनके साथ परिचय भी करवाया। और आप सभी को पता है, 9 जून को उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो अगर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे संसद भवन के सामने एक फोटो, तो इस कार्यक्रम से पहले की फोटो है। उससे पहले हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी सोशल मीडिया यानी कि जो मीडिया वाले आए हुए थे उनके सामने रूबरू हुए और कुछ बातें कही। और ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि मैं अपने वक्तव्य का आरंभ करते हुए
आज के दिन को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि ये दिन संसदीय लोकतंत्र के लिए एक गौरव का दिन है, गर्व करने का दिन है। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार शपथ ग्रहण समारोह नई संसद में होगा। क्योंकि पहले जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था लोकसभा का, वो पुरानी संसद भवन में हुआ था। लेकिन अब नई संसद भवन जैसे ही बनी हुई है, उसमें पहली बार शपथ ले रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने कही। जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं, उनको हार्दिक बधाई देते हुए उन्होंने 2047 के अपने विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को साकार करने के लिए कुछ बातें कही। और 18वीं लोकसभा आगे अच्छे से चले, इसके लिए इन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित की। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर कौन क्या क्या बना है, आप सभी को पता ही है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के रूप में दोबारा से आए हैं, और गृह मंत्री के रूप में अमित शाह भी दोबारा से एंट्री ले चुके हैं। और विदेश मंत्री के रूप में एस जयशंकर, जिनको हम सुब्रमण्यम जयशंकर के नाम से जानते हैं, उनकी भी दोबारा से एंट्री हुई है। ठीक है। और यहाँ पर आपको बाकी दिखाई दे रहे होंगे, कृषि मंत्री के रूप में कौन आए हैं, जो पहले मध्य प्रदेश के सीएम थे, शिवराज सिंह चौहान। और जब हम बात करते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो अभी ऊर्जा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाले हुए हैं। और भी बहुत सारे मंत्रालय अलग अलग यहाँ पर मिनिस्टर्स को दिए गए हैं। उम्मीद है आपको वो सब बातें याद हो गई होंगी। ये तो बात हो रही थी 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि भारत गणराज्य के पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ? 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? कल शुरू हुआ था, 24 जून 2024, और ये नए संसद भवन में हुआ। आपको ये बताना है कि अगर हम फर्स्ट लोकसभा की बात करते हैं, जब 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए थे, आम चुनावों के बाद जब लोकसभा का गठन किया गया, उसके बाद लोकसभा का पहला सेशन कब शुरू हुआ था? अगर आपने इसमें लिखा होगा 13 मई 1952, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये जो 1951-52 के लोकसभा चुनाव हुए थे, कब से कब तक हुए? 25 अक्टूबर 1951 को इलेक्शन शुरू हुए थे, और ये इलेक्शन कब तक चले? 21 फरवरी 1952 तक चले। लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद फिर 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया। पहली लोकसभा का गठन कब किया गया? 17 अप्रैल 1952 को किया गया। और इस पहली लोकसभा का पहला सेशन कब शुरू हुआ? 13 मई 1952 को शुरू हुआ। जब आपसे ये पूछा जाए कि पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो आपको बताना है किसका नाम? जीवी मावलंकर का नाम। जीवी का मतलब क्या होता है? गणेश वासुदेव मावलंकर। ये पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कब से कब तक रहे थे? 15 मई 1952 से लेकर ये 27 फरवरी 1956 तक पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। और जब हम इस पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करते हैं, तो उनका नाम क्या था? M.A. अयंगर। तो ये नाम भी शायद आपने सुना ही होगा। और ये कब से कब तक रहे? 30 मई 1952 से लेकर 30 मई 1952 से लेकर 7 मार्च 1956 तक ये उपाध्यक्ष के रूप में रहे थे। तो ये पॉइंट आपका कवर हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 18वीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे अभी तक लोकसभा का चयन जो अध्यक्ष है वो अभी नहीं बन पाए हैं। तो कब बनेंगे? कल बनेंगे।
कल यानी कि 26 जून को मनेंगे। तो चलो वेट करेंगे कल तक का, और जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको बता दिया जाएगा कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। और पहली लोकसभा का गठन कब हुआ, पहली लोकसभा का पहला सत्र कब प्रारंभ किया गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। जब आपसे ये पूछा जाए कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो अगर आपने इसमें लिखा होगा 5 साल, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सांसद बनता है तो उसके लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष का है तो वो लोकसभा का सांसद बन सकता है, और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। और अभी जो 2019 में चुनाव हुए थे उसमें भी एनडीए की सरकार बनी थी, और 5 साल बाद फिर से लोकसभा के चुनाव हुए 2024 में। तो आपको पता लग गया 5 साल का गैप रहता है चुनावों में। और ये जो चुनाव होते हैं इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से सांसद को चुनती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है लोकसभा से संबंधित। और ये लोकसभा हमारे सदन का कौन सा, आप कहेंगे संसद का कौन सा सदन है ये, तो ये निम्न सदन है। इसे लोगों का सदन भी कहा जाता है क्योंकि लोगों की सीधी भागीदारी होती है चुनाव में। ठीक है। अब हम चलते हैं, ये तो बात हो चुकी है कि किस प्रकार से हमारे अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने साथी कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ शपथ ग्रहण की, और उन्हीं के साथ में एक विवाद बना हुआ था भर्तृहरि मेहताब को लेकर। भर्तृहरि मेहताब को हमारे भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था, पिछले ही सोमवार की बात है। अब मेहताब जो मेहताब भर्तृहरि हैं उनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ भी दिला दी है। ठीक है। अब इन्होंने शपथ दिलाई है, किसने दिलाई है, तो आप सभी को पता है जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं द्रौपदी मुर्मू, वही तो दिलाते हैं। और ये रहे कौन, भर्तृहरि मेहताब। और ये मूल रूप से कहाँ से हैं, मूल रूप से ये 7 बार सांसद रह चुके हैं। कहाँ के, तो ये सांसद हैं कटक। कटक कहाँ पर पड़ता है, तो ये एक लोकसभा सीट है ओडिशा की। ओडिशा कटक लोकसभा क्षेत्र से ये 7 बार सांसद रह चुके हैं। अगर पार्टी के अनुसार से बात की जाए तो 6 बार तो ये बीजू जनता दल की तरफ से सांसद रहे, और 1 बार बीजेपी की तरफ से सांसद रहे। हालांकि 6 बार सांसद रहने के बाद इन्होंने कहा कि मुझे स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मौका नहीं मिल पा रहा, इसी वजह से ये बीजेपी में शामिल हो गए। और अभी 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए हैं हाल ही में, उसमें ये फिर से जीत कर आए हैं 7वीं बार कटक ओडिशा से। और इन्हीं को हमारे भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है, जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो जाए उससे पहले जितने भी दायित्व होते हैं अध्यक्ष के, वो निर्वहन करना इन्हीं का कार्य होता है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत इनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है, तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है वो जिसके तहत प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप इसमें से बताने का प्रयास करेंगे, ज्यादा मुश्किल है नहीं, ये क्वेश्चन सिंपल सा है। अगर आपने इसमें लिखा होगा अनुच्छेद 95(1) तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। बाकी ऑप्शंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 118 की जब बात की जाती है तो इसमें अनुच्छेद 118(3) में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें
परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। तो ये राष्ट्रपति के बारे में बातें कही गई है 118(3) में। जब हम 118(4) की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, 118(4) और इसमें यह कहा गया है कि अगर संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति दर्ज होती है, यानी कि वो उपस्थित नहीं होते हैं, तो फिर सदन का उपाध्यक्ष जो है वो यहाँ पर अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। अगर उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो फिर राज्यसभा के उपसभापति वो यहाँ पर कार्यभार संभालेंगे। अगर वो भी अनुपस्थित हैं तो कोई अन्य व्यक्ति यहाँ पर पीठासीन होगा। ये सारी की सारी बातें कही गई हैं 118(4) में, जो कि आपको ध्यान में रखना है। सिंपल सा था ये पॉइंट, अति उत्तम। अब चलो यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कहाँ की बात चल रही थी? बात चल रही थी ओडिशा की, है ना। ओडिशा, ओडिशा से ही तो हैं। कटक से ना 7 बार सांसद रह चुके हैं भर्तहरि मेहताब। वहीं जब हम बात करें ओडिशा की राजनीति पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पता है ओडिशा में अभी हाल ही में लोकसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर बहुमत हासिल किया है। और वहां पर अभी थोड़े ही दिन पहले विधानसभा के चुनाव भी हुए। उन विधानसभा चुनावों में भी क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां पर कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम बना हुआ है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सेकंड फोटो में, इनका नाम है मोहन चरण मांझी। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 बार वहां के विधायक हैं। और उससे पहले नवीन पटनायक वहां के मुख्यमंत्री थे और अब पहली बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। एक आदिवासी नेता हैं ये। वहीं जब हम ऊपर वाली फोटो की बात करें तो ये कौन है? तो ये ओडिशा के राज्यपाल हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है रघुबर दास। और रघुबर दास ने ही तो इनको शपथ दिलाई थी सीएम को, और सीएम की जो नई कैबिनेट है उनको। यहाँ इस मैप के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओडिशा का मैप। ये रहा, ये देखिए, ये है आपका ओडिशा। इस ओडिशा के यहाँ पर इस साइड में देख लीजिए बंगाल की खाड़ी है। और इस ओडिशा की बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ लगती है और झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ लगती है और साथ में आंध्र प्रदेश के साथ भी इसकी बाउंड्री लगती है। वर्तमान की दृष्टि से अगर यहाँ पर ये चेहरे देखे जाए तो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब चलो चलते हैं एक नई न्यूज की तरफ। केरल, केरल से ये न्यूज है। केरल असेंबली पासिस अ रिजोल्यूशन टू रीनेम स्टेट एज केरलम। केरल का नाम केरलम करने के लिए वहां पर अब क्या है, एक नया रिजोल्यूशन जो है वो पास कर दिया गया है केरल की विधानसभा के द्वारा। जब हम इस केरल की बात करें तो यहाँ केरल में विधानसभा की सीटें कितनी है, क्या आप बता सकते हैं कमेंट में? तो आप कहेंगे 140 सीटें हैं विधानसभा की केरल में। और अब केरल की विधानसभा के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया है इसके नाम के परिवर्तन को लेकर। अब नाम बदला जाएगा, पहले इसको हम केरल कहते थे, अब ये नाम हो जाएगा केरलम। ठीक है, तो अब जब बात करते हैं वर्तमान में वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो आपको ये बताना है वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है वहां के, जल्दी जल्दी से बताएं। अगर आपने इसमें नाम लिखा होगा पिनरई विजयन तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। पिनरई विजयन वहां के मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं के नेतृत्व में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि आज के बाद जो केरल है उसका नाम केरलम रखा जाएगा। इसी के साथ में संविधान में भी संशोधन होगा। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में पहली अनुसूची में इस बदलाव को प्रभावी बनाने के लिए
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 को लागू करने का आह्वान किया गया है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से कौन सा अनुच्छेद जो है वो बदला जाएगा ताकि इसमें नाम में परिवर्तन हो जाए। इस प्रस्ताव की बात करें तो यह प्रस्ताव पिछले साल के एक पिछले प्रयास को दर्शाता है जिससे प्रक्रियागत मुद्दों के कारण केंद्र सरकार ने वापस भेज दिया था। अभी ये सर्वसम्मति से पास हो गया है। अब केरल का नाम केरलम हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ऑप्शंस की जब बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रमोद सावंत। ये प्रमोद सावंत कौन से राज्य के सीएम हैं? तो ये गोवा के सीएम हैं। और चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए तो ये कहाँ के सीएम हैं? ये आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे। यहाँ आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटें हैं और ये अब नए सीएम बने हैं। वैसे तो ये 4 बार सीएम बन चुके हैं, लेकिन तेलंगाना 2014 में जब अलग हुआ था उसके बाद से, यानी कि 2014 के बाद से ये आंध्र प्रदेश के दूसरी बार सीएम बने हैं। ठीक है। और कौन सी पार्टी के हैं? टीडीपी पार्टी के हैं, तेलुगु देशम पार्टी के ये अध्यक्ष हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात की जाए तो ये कहाँ के सीएम हैं? तो ये हैं हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? हम बात कर रहे थे केरल की। तो केरल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर आप मैप देख लीजिए, भारत का मैप है ये रहा केरल का मैप। इधर आप नीचे देख पा रहे होंगे दक्षिण साइड में। देखिए, जब हम पहली फोटो के बारे में बात करें तो इनका नाम क्या है? ये हैं केरल के राज्यपाल। इनका नाम क्या है? इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं केरल के। और वहीं जब हम बात कर रहे हों सीएम की, यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, अब हम केरलम कहेंगे। ठीक है। तो अभी फिर क्या नाम है इनका? यही तो है वो पिनरई विजयन। इन्हीं के नेतृत्व में तो वो शुरुआत हुई है। वो सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है रेजोल्यूशन नाम परिवर्तन को लेकर केरल के। ये आपकी कक्षा का पहला भाग संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। जितनी भी क्लासेस आज तक सुप्रभात सीरीज की हुई हैं सभी की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है। वहां से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस कक्षा का पहला भाग पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करेंगे ताकि आपको समय से पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के दूसरे भाग की तरफ, टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। नाम से ही आपको पता लग गया होगा आज का इतिहास क्या है, आज क्या स्पेशल है, कौन कौन सी हस्तियां इस दिन जन्मी थी और कौन कौन सी हस्तियां इस दिन इस संसार को छोड़कर चली गई, उनका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्या महत्व रहा, वही हम बात करने वाले हैं। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। ये हैं हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह इनका नाम है और इनकी आज जयंती है। किस वजह से इनको हम जानते हैं? तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की आज जयंती है। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? अभी पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसके बाद थोड़ा सा इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। भारत के प्रधानमंत्रियों पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में लिखें। जल्दी से बताएं, जल्दी से कौन सा इसमें से ठीक रहेगा? तो इसमें अगर आपने लिखा होगा, सबसे पहले तो आपको पता है ये 2 पॉइंट तो हो नहीं सकते।
क्योंकि राजीव गांधी जो थे वो विश्वनाथ प्रताप से पहले की बात है। राजीव गांधी, उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर आते हैं चंद्रशेखर और फिर आए थे पीवी नरसिम्हा राव। अगर आपने लिखा होगा ऑप्शन ए तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, बहुत ही बढ़िया। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में अगर बात की जाए तो ये हमारे भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो ये 7th थे। अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो फिर ये कौन से थे, तो फिर नाम आएगा 8वें नंबर का। वैसे ये 8वें नंबर के थे क्योंकि आपको पता है हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो फिर एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे गुलजारी लाल नंदा। अगर गुलजारी लाल नंदा को इसमें जोड़ दिया जाए तो फिर ये बनेंगे 8वें नंबर के। अगर कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा का नाम इसमें शामिल ना किया जाए तो फिर ये कौन से नंबर के हैं, तो फिर ये 7वें नंबर के प्रधानमंत्री थे हमारे। और इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 25 जून 1931 को हुआ। मूल रूप से ये कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कौन सी भूमि से थे ये, इलाहाबाद, जिसे हम वर्तमान में किसके नाम से जानते हैं, प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अगर बात करें इन्होंने एज ए प्रधानमंत्री कब से कब तक कार्य किया था, तो ये 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर अपना पद छोड़ दिया था। तो इनके खिलाफ में क्या हुआ था, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और जिसमें ये अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और इन्होंने फिर अपना ये पद त्याग दिया। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 25 नवंबर 2008 को इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर, न्यू दिल्ली, जो कि हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, न्यू दिल्ली। ठीक है ना, तो मैंने दोनों ही पॉइंट आपको बता दी है नंबर वाइज। अब चलो थोड़ा सा एक क्रम के अनुसार से बातें करें। राजीव गांधी के बारे में तो आपको पता ही, राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री बने थे और ये 2 दिसंबर 1989 तक हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे। फिर जब हम बात करते हैं इनके बाद में किसकी एंट्री हुई थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की। इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, 2 दिसंबर 1989 से लेकर ये 10 नवंबर 1990 तक हमारे भारत के पीएम रहे। फिर इनके बाद में एंट्री होती है चंद्रशेखर की, जो कि 10 नवंबर 1990 से लेकर कब तक रहे थे, 21 जून 1991 तक रहे। और चंद्रशेखर कौन सी पार्टी के थे, तो ये समाजवादी जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव की एंट्री हुई थी 21 जून 1991 को, और वो कब से कब तक रहे, तो 16 मई 1996 तक ये रहे थे। यहाँ पर चित्र भी दिखाए गए हैं। ये कौन है, ये हैं राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी से पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो नाम आता है इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल जब खत्म हुआ, उनकी हत्या कर दी गई थी 1984 को, है ना। तब उनके बाद बने थे राजीव गांधी। और ये हैं आपके कौन, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनकी आज जयंती है, जिनकी हम बात कर रहे हैं। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद में कौन बने थे, चंद्रशेखर। नाम भी देख लीजिए और चेहरा भी देख लीजिए, चंद्र, चांद सा मुखड़ा, हंस रहे हैं। और ये कौन है, पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव, है ना, पीवी नरसिम्हा राव चंद्रशेखर के बाद में बने थे। और पीवी नरसिम्हा राव के बारे में कहा जाता है कि ये दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पीवी नरसिम्हा राव के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर प्रधानमंत्री बने। एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। और उनके बाद में एच डी देवगौड़ा बने। एच डी देवगौड़ा के बाद में इंद्र कुमार गुजराल।
और फिर एंट्री दोबारा से हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी की, और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, और फिर नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक लगातार तीसरी बार पीएम बन चुके हैं, और ये उनका तीसरा कार्यकाल है एज ए पीएम। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आज इनकी भी जयंती है। इनका नाम आपने बहुत बार सुना है जब आप हिस्ट्री कवर करते हैं। इनका नाम है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी का जन्म आज ही के दिन हुआ था, यानी कि 25 जून 1908 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? अंबाला। और ये जो अंबाला है वो कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका हरियाणा में। और जैसे बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1 दिसंबर 1974 को इनकी मृत्यु हुई। ये किस वजह से प्रसिद्ध रही? तो ये उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, अगर क्रम के अनुसार से देखा जाए तो चौथे नंबर की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन भारत की तरफ से देखा जाए पूरे भारत में सबसे पहले मुख्यमंत्री बनी। यानी कि आप कहेंगे भारत में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नाम आता है सुचेता कृपलानी, महिला मुख्यमंत्री। और वो भी कौन सी? उत्तर प्रदेश की थी ये। क्लियर हुआ? और इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में कब से कब तक रहा? 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 13 मार्च 1967 तक इनका ये कार्यकाल रहा एज ए सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। और किसके लिए प्रसिद्ध रहीं? आप सभी को पता है हमारे भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की गई थी। उस संविधान सभा में एक महिला सुचेता कृपलानी भी थी। जब आपसे ये पूछा जाए कि भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी, तो आप कमेंट में बताएंगे क्या नाम आएगा? अगर आपने इसमें लिखा होगा 15, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। 15 महिलाओं में एक नाम सुचेता कृपलानी का भी आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको कवर होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। जब हम उन 15 महिलाओं की बात कर रहे होते हैं तो वो 15 महिलाएं कौन कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित के बारे में आपको पता है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। यूएनजीए की पहली महिला अध्यक्ष होने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। यूएनजीए का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो नाम आएगा विजया लक्ष्मी पंडित का, पहली महिला अध्यक्ष। और जब हम बात करें सरोजनी नायडू के बारे में, इनको किस वजह से जाना जाता था? इनको हम भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं। इनको भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सुचेता कृपलानी, इनके बारे में आज हम बात कर ही रहे हैं, इनकी आज जयंती है। और राजकुमारी अमृत कौर, दक्षिणायनी वेलायुधान, रेणुका रॉय, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्करीन, कमला चौधरी, लीला नौग रॉय, मालती चौधरी, दुर्गाभाई देशमुख, हंसा मेहता, बेगम आजाद रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, ये 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा से जुड़ी हुई थी। और उसी संविधान सभा की वजह से संविधान बना, संविधान लागू हुआ, और आज हम गणतंत्र भारत कहलाते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इनका नाम आपने बहुत बार सुना है। ये कौन है? ये हैं लॉर्ड माउंटबेटन। आपको पता है जब भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय यहाँ पर अधिकारी कौन था? ब्रिटिश अधिकारी। तो इसी का नाम आता है माउंटबेटन का। और ये माउंटबेटन 25 जून 1900 में जन्मा इंग्लैंड में। और यहाँ जब हम बात करें इसकी मृत्यु कब हुई थी? 27 अगस्त 1979 को इस माउंटबेटन की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? आयरलैंड में।
इंग्लैंड में जन्मा और आयरलैंड में मृत्यु हुई। अब एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे जल्दी से, सत्ता हस्तांतरण के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को किस वर्ष भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो जल्दी से आप बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। जब हम इस माउंटबेटन की बात कर रहे होते हैं, इस माउंटबेटन का कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है? तो अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना 24 मार्च 1947, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। 24 मार्च 1947 से लेकर ये कब तक रहा? तो ये जून 1948 तक रहा था ये माउंटबेटन। जब हम बात कर रहे होते हैं, इसने एक योजना कब घोषित की थी? 3 जून 1947 को ये एक योजना लेकर आया जिसे हम माउंट बेटन योजना के नाम से जानते हैं। उस योजना में कहा गया था कि भारत से पाकिस्तान अलग होगा, यानी कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बनाने की बात कही गई थी इस योजना में, माउंटबेटन योजना में। फिर हम बात करें 4 जुलाई 1947 की, तो ब्रिटेन की संसद में एक एटली ने स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया था। क्लेमेंट एटली का नाम आपने सुना होगा। उसने ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे 18 जुलाई 1947 को क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया। और वो स्वतंत्रता से संबंधित था, यानी कि भारत की स्वतंत्रता से संबंधित था। उस प्रस्ताव को कहते हैं हम भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। जब वो पारित हो गया 18 जुलाई 1947 को, तो फिर उसे हम क्या कहने लगे? वो एक अधिनियम बन गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उसी के तहत हमें आज़ादी मिली और हम कब आज़ाद हुए अंग्रेजों से? 15 अगस्त 1947 को। दुख ये रहा कि हमारे से पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया। जब स्वतंत्र भारत हो गया हमारा 15 अगस्त 1947 के बाद, फिर भी क्या है, हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल की परंपरा चलती रही। गवर्नर जनरल आजादी के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो भी नाम किसका आता है? तो भी नाम इसी माउंटबेटन का आता है। फिर इस गवर्नर जनरल के बाद, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन के बाद, किसको गवर्नर जनरल बनाया गया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बनाया गया था। तो आप यहां से कई क्वेश्चन जैसे पढ़ सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लिखेंगे नाम माउंटबेटन का। जब आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत का दूसरा गवर्नर जनरल कौन था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम आएगा। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो नाम आएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम चलते हैं आज जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। इनका नाम भी आपने सुना ही है जब आप हिस्ट्री कवर करते हैं। इनका नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। भारत में रिक्त स्थान को शुरू करने का श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगर हम इनके बारे में बात करें तो इन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? किसान आंदोलन को शुरू करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 22 फरवरी 1889 को हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में गाजीपुर नामक एक जगह पड़ती है वहां पर। और इनकी मृत्यु कब हुई? 25 जून 1950 को इनकी मृत्यु हुई बिहार में, पटना जो बिहार की राजधानी है वहां पर इनका निधन हुआ था। और जब हम बात करें ये कौन से संप्रदाय से संबंधित थे? 10 नामी संप्रदाय का नाम आपने जरूर सुना होगा। 10 नामी संप्रदाय से ये बिलोंग किया करते थे और भारत में किसान आंदोलन के सेनानी माने जाते हैं। किसान आंदोलन का एक इन्होंने क्या किया था? बिगुल बजाया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। शंकराचार्य की जो परंपरा है, उसी शंकराचार्य की परंपरा में एक स्वामी हुए थे
स्वामी अच्युतानंद, उन्हीं से दीक्षा इन्होंने ली थी और बाद में ये क्या बन गए थे, एक सन्यासी बन गए थे। और जब हम बाकी ऑप्शंस के बारे में बातें करें, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब बात कर रहे हों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी, तो नाम आएगा महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने एक यात्रा शुरू की थी जिसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। और वो यात्रा उन्होंने कब की थी, 12 मार्च 1930 को शुरू की थी और वो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। उनकी फाइनल डेस्टिनेशन दांडी थी, इस वजह से उनकी यात्रा को दांडी मार्च कहा जाता है। उन्होंने वहां पर नमक बनाया, नमक कर अधिनियम जो अंग्रेजों ने लागू किया था उसे उन्होंने तोड़ दिया और उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जब हम चिपको आंदोलन की बात करें तो इसमें फिर एक नाम हुआ था, भट्ट नाम से थे वो प्रणेता माने जाते हैं। उनकी अभी 2-3 दिन पहले ही हमने बातें की थी और उन्हीं को प्रणेता माना जाता है चिपको आंदोलन का। और साथ में एक नाम भी पढ़ने को मिलेगा गोरा देवी नाम से, तो उनके सहयोग से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और बाद में एक नाम आपने और सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा भी इस चिपको आंदोलन से जुड़ गए थे क्योंकि इन्होंने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। भूदान आंदोलन की बात की जाए तो भूदान आंदोलन क्या था, तो ये 18 अप्रैल 1951 को शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में, विनोबा भावे के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई। विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत पोचमपल्ली तेलंगाना में की थी और रामचंद्र रेड्डी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस आंदोलन से जुड़ते हुए सबसे पहले भूमि दान में दी थी। क्लियर है? चलिए जी, इतिहास का ये पॉइंट भी कवर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मोहन रानाडे। आज इनकी भी पुण्यतिथि है और इनको आज हम क्यों याद कर रहे हैं, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने ऐसा स्पेशल क्या काम किया होगा। तो आप सभी को पता है गोवा, ये जो गोवा था, भारत की आज़ादी जब अंग्रेजों से मिली उसके बाद भी क्या है, ये गोवा पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में रहा। तो गोवा तो 1961 तक पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में रहा। उसी गोवा की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मोहन रानाडे ने। इनका जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर 1930 को इनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र में सांगली नाम जगह पड़ती है, वहां पर इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 2019 में। ठीक है। और जैसे कहा जाता है कि इनको 2001 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया, पद्म श्री 2001 में। और इनको गोवा में अच्छे प्रयास के लिए गोवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और वो बात है 1986 की जब इनको ये सम्मान दिया गया। गोवा की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी मोहन रानडे की आज पुण्यतिथि है। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इन्होंने पुर्तगाली शासन के खिलाफ गोवा को स्वतंत्र करवाने के लिए अहम कार्य किए थे। और कहा जाता है कि इन्होंने एक दल की भी शुरुआत की जिसे हम कहते हैं आजाद गोमांतक दल। आजाद गोमांतक दल के ये सदस्य भी थे। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा गोवा के बारे में बातचीत कर लेते हैं। आपको मैंने बताया कि गोवा जो था किसके अधिकार क्षेत्र में रहा काफी लंबे समय तक, तो ये पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में रहा। आपको पता है कि हम जब एक टॉपिक कवर करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुर्तगालियों के बारे में। और आपने एक नाम सुना होगा, वास्को डी गामा। इस वास्को डी गामा के बारे में एक चुटकुला भी बड़ा फेमस है और ऐसी कहानियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। वास्को डी गामा ऐसा पहला पुर्तगाली व्यक्ति था जो भारत में आया था। मूल इसका उद्देश्य था यहाँ पर व्यापार करना, मसाले का व्यापार करना, मसाले लेने आया था। लेकिन बाद में क्या है, इनकी नीयत में बदलाव आ गया। इनको लगा कि यहाँ पर लोगों को
एक दूसरे की काट करते हुए क्या कहा जा सकता है कि इन पर शासन भी किया जा सकता है। वास्को डी गामा सबसे पहले कब आया था? 1498 ईस्वी में। ये फिर दोबारा से आया था 1502 के आसपास में। करते करते यहाँ पर फिर इन्होंने अपना क्या किया, अपने वायसराय बनाने शुरू कर दिए, गवर्नर बनाने यहाँ पर इन्होंने शुरू कर दिए। तो 1505 के आसपास कहा जाता है कि यहाँ पर एक गवर्नर बनकर आया था। अगर आपने उसका नाम भी सुना हो, उसका नाम क्या था? अल्मीडा नाम से था उसका नाम, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम का वायसराय सबसे पहले आया। ठीक है, ये पहला उनका वायसराय कहिए या पहला गवर्नर कहिए। उसके बाद में ये फ्रांसिसो डी अल्मीडा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहा। 1509 में एक नए गवर्नर की एंट्री हुई जिसे हम कहते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यही वो अल्बुकर्क था जिसने गोवा पर कब्जा किया था। अगर आपने बी ऑप्शन टिक किया होगा तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। ये जो गोवा था ये पहले किसके अधिकार क्षेत्र में था? तो ये बीजापुर वालों के पास था। और उस समय बीजापुर में किसका शासन चल रहा था? यूसुफ आदिल शाह। उस यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था गोवा को अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। और ये कब की बात है? ये बात है 1510 की। तो ये गोवा काफी लंबे समय से पुर्तगालियों के हिस्से में ही रहा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई थी? कोचीन में, जिसे हम वर्तमान में कोच्चि के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार कहानियां प्रारंभ हुई थी। और जैसे जैसे अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाया, अंग्रेजों ने बाकी कंपनियों को यहाँ से खदेड़ना शुरू किया और बाकी भारत के हिस्से से पुर्तगालियों को भी यहाँ से खदेड़ दिया। लेकिन गोवा में इनका प्रभुत्व बना रहा। आज़ादी के बाद भी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हमें अंग्रेजों से तो मुक्ति मिल गई थी लेकिन पुर्तगालियों से नहीं मिली। और फिर क्या है, भारतीय सेना की मदद से हमने फाइनली गोवा पर अपना अधिकार वापस जमाया और उस गोवा को अपने भारत में मिला लिया। और आपको पता है वर्तमान में गोवा एक राज्य है। और इस गोवा के सीएम आपको पता है उनका नाम क्या है? प्रमोद सावंत। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, घूमने की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है ये गोवा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कम है लेकिन यहाँ पर घूमने की अच्छी अच्छी जगहें हैं। तो ये आपका कक्षा का दूसरा भाग भी संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। जितनी भी क्लासेस आज तक हुई हैं सभी की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा रखी हैं। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल, हिप्पी, शेयर चैट एटसेट्रा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। यदि आप क्विज कॉन्टेस्ट का हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी बटन पर जाइए अपने YouTube चैनल पर। वहां पर आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको इस कक्षा का ये दूसरा भाग पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।